कैसे हैं? जहाँ तक हमको लगता है आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैं परसों आर्टिकल 13 और 14 क्लियर कर चुकी थी और कल मैं आर्टिकल 15 को समझा चुकी थी और आज मैं आर्टिकल 16 पे आई हूँ। तो जहाँ तक एक मोटिवेशनल स्पीच हो जाए, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। तो टाइम बर्बाद ना करें, हर ये टाइम अच्छे को बर्बाद कर देती है। तो चलिए मैं अपने कॉन्सेप्ट पे आती हूँ। तो आप लोग तो समझदार हैं ही, तो कॉन्सेप्ट पे आती हूँ। तो आर्टिकल 16(1) क्या कहता है उसके बारे में मैं बताती हूँ। लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता, राज्य के अधीन किसी रोजगार में अवसर की समानता। राज्य अगर कोई रोजगार दे रहा है तो उसमें सबके लिए समान अवसर की समानता है। आर्टिकल 16(1) ये वो बताता है। आर्टिकल 16(1) में लोक नियोजन में समानता, राज्य के अधीन किसी रोजगार में अवसर की समानता। सब कोई भी राज्य अगर रोजगार दे रहे हैं तो उसमें अवसर सबको समान मिलेगा। आर्टिकल 16(2) में जो प्रावधान किया गया, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, जाति, उद्भव के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 में जो प्रावधान 16(2) में जो प्रावधान किया गया है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, जाति, उद्भव के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16(3) में जो प्रावधान किया गया ये अपवाद बताया गया। आर्टिकल 16(3) में जो बोला गया उसका अपवाद है, संसद विधि बनाकर निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकता है। संसद जो है वो विधि बनाकर निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकता है। जैसे हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा मिजोरम के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 371 डी में आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 371 डी में आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए निवास के स्थान पर विशेष प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 316(4), आर्टिकल 16(4) में जो प्रावधान है उसके बाद राज्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 16(4) में जो प्रावधान किया है, राज्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जिसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है उसके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उसके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 340 क्या बताता है? आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करता है। आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है जो कि पिछड़ी जातियों के बारे में पहचान करता है, जो कि पिछड़े जातियों के बारे में पहचान कर इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन किया गया जिस आयोग का नाम काकेलकर आयोग 1953 से 55, काकेलकर आयोग 1953 से 55। इस आयोग ने जब अपना रिपोर्ट सौंपा तो सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस काकेलकर आयोग जब अपना रिपोर्ट सौंपा तो सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई भी अपना संज्ञान नहीं दिया। 1979 में बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया। 1979 में बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। बीपी मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में 3743 जातियों को पिछड़ा वर्ग बताया गया। बीपी मंडल की रिपोर्ट में 3743 जातियों को पिछड़ा वर्ग के जातियों में बताया गया। बीपी मंडल के आयोग की रिपोर्ट को 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने लागू किया। बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट को 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने लागू किया, जिसमें ओबीसी को 27% का आरक्षण प्रदान किया गया। बीपी मंडल के आयोग में ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट 1990 में दिया गया था। इंदिरा सहनीवाद 1992 में बनाम भारत सरकार। इंदिरा सहनीवाद बनाम भारत सरकार 1992 में केस हुआ। इस केस में 9 जजों की बेंच बनी। इस केस में 9 जजों की बेंच बनी, जजमेंट हुआ। इस केस में जजमेंट हुआ। इसमें ओबीसी आरक्षण को वैध कहा गया। इंदिरा सहनीवाद में ओबीसी आरक्षण को वैध कहा गया और जनरल वर्ग के 10% के आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया गया और जनरल वर्ग के 10% आरक्षण को अवैध घोषित और प्रोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। इसमें यह भी बताया गया कि प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। क्रीमी को आरक्षण नहीं मिलेगा और 50% से अधिक आरक्षण क्रीमी लेयर के तहत जैसे आर्मी के जेसीओ इत्यादि बड़े पोस्ट आ जाते हैं उसको भी आरक्षण नहीं मिलेगा और 50% से अधिक आरक्षण नहीं मिलेगा। यह इंदिरा सहनी केस में बताया गया। सरकार इसके बाद क्या कदम उठाए? सरकार ने क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए रामनंदन समिति का गठन किया। 1993 में सरकार ने क्रीमी लेयर को पहचानने के लिए रामनंदन समिति का गठन किया।
सरकार ने 76वें संविधान संशोधन 1994 के माध्यम से तमिलनाडु राज्य को 69% आरक्षण को वैध कर दिया। सरकार ने 76वें संविधान संशोधन 1994 में के माध्यम से तमिलनाडु राज्य के 69% आरक्षण को वैध कर दिया गया। 81वें संविधान संशोधन हुआ सन 2000 में। इसके माध्यम से सरकार ने बैकलॉग में 50% सीमा के उल्लंघन 50% से अधिक की सीमा, जैसे कोई भी वैकेंसी है, अगर 50% से सीमा के उल्लंघन, जैसे कि कोई भी वैकेंसी अगर निकलता है तो उसमें अगर आप चाहिए कि हम इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं अप्लाई करें और वो जो वैकेंसी बच जाएगी उसे जोड़ के अगले वैकेंसी में सिर्फ सीट के माध्यम से हमको मिलेगा, तो ऐसा नहीं प्रावधान किया गया। ये 81वें संविधान संशोधन में बताया गया। और वो सीट का जैसे वैकेंसी बच गया है वो आपको जोड़ के अगले वैकेंसी में आपके लिए पर्सनल वो रिजर्व सीट रहे, तो ऐसा इसमें प्रावधान नहीं किया गया। और 50% से अधिक का प्रावधान नहीं किया गया। वर्तमान में प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान सिर्फ SC/ST जातियों का है। वर्तमान में प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान सिर्फ SC/ST जातियों के लिए है। ऐसे आरक्षण है, जैसे SC/ST को 22.5% और OBC को इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। प्रोन्नति में OBC को आरक्षण का प्रावधान नहीं है और SC/ST को 22.5% है। आर्टिकल 16(5) में जो प्रावधान किया गया उसके बारे में सुनिए। राज्य किन्हीं धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए विशेष धर्म की व्यक्तियों को वरीयता दे सकता है। राज्य पंडित की वैकेंसी निकालता है, क्योंकि आर्मी में पंडित की भी वैकेंसी निकलती है, तो वो विशेष धर्म के लिए, जैसे कि मंदिर मस्जिद इत्यादि के लिए, विशेष धर्म के लिए, धार्मिक संस्थान के लिए वो वरीयता दे सकता है राज्य। और अलग से पंडित की वैकेंसी निकलती है जो कि वहाँ बॉर्डर पे पूजा पाठ करवाते हैं, तो आपको पता ही होगा, वरीयता दे सकती है। आर्टिकल 16(6) में जो बताया गया इसको 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया और 124वें विधेयक के द्वारा। आर्टिकल 16(6) 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम और 124वें संविधान संशोधन के द्वारा और विधेयक के द्वारा इसके माध्यम से EWS को 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। वर्तमान समय में SC/ST को 27% का आरक्षण है। वर्तमान समय में ST को 27%, SC को 15% और EWS को 10%, सब मिला के 59.5% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। EWS जिनके परिवार का वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, EWS को जो आरक्षण मिला है जिनके परिवार का वार्षिक आय 8 लाख से कम हो और कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ तक हो और तथा 1000 स्क्वायर में से घर हो, तो उसके लिए EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में SC/ST का जो है आर्टिकल 330 में प्रावधान किया है। लोकसभा में SC/ST के सीटों को आर्टिकल 330 में, आंध्र भारत में SC/ST के सीटों का जो प्रावधान है आर्टिकल 331 में, राज्य विधानमंडल में SC/ST के सीटों का जो प्रावधान है राज्य विधानमंडल में प्रावधान है 332 और आंध्र भारत के राज्य विधानमंडल SC/ST के सीटों का प्रावधान 333 में है। भारत के संविधान में आर्टिकल 334 भारत के संविधान में आर्टिकल 334 में ये प्रावधान किया गया था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया था और इसमें सीट के हिसाब से आरक्षण दिया गया था जो कि 70 वर्ष के लिए था, लेकिन इसे बार बढ़ाया गया। अब इसको 25 जनवरी 2030 तक आरक्षित कर दिया गया है और ये अब 2030 तक आरक्षित रहेगा। फिर अब देखा जाए तो 2030 के ही बात पता चलेगा कि आरक्षित फिर आगे के लिए आरक्षित होगा या नहीं होगा। तो जहाँ तक हमको लगता है टाइम आप लोग थोड़ा भी वेस्ट नहीं करें, अच्छे को ये टाइम बर्बाद कर देती है, तो टाइम वेस्ट नहीं करें। 5 मिनट का वीडियो रहता है, इसको देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर कल मिलूंगी आपको आर्टिकल 17 के साथ और आर्टिकल 18 के साथ। आर्टिकल 16 बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से हम समझा चुके हैं, जहाँ तक है कि ये लूसेंट वगैरह से नहीं है, जो भी आपको हम देते हैं लूसेंट में इतना फैक्ट्स नहीं दिया रहता है। तो पूरा मैं ये कम से कम BPSC लेवल का क्वेश्चन है, BPSC में आप मैच कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको BPSC से भी अटैच करेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे।